हाय गाइस, वेलकम टू द चैनल फिजिक्स 101। फिजिक्स 101 चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अमन सिंह। तो दोस्तों, आज मैग्नेटिज्म का लेक्चर नंबर 3 अपन पढ़ रहे हैं, जो है एम्पियर्स लॉ। तो इस लेक्चर में बच्चे सबसे पहले तो एम्पियर्स लॉ देखेंगे। क्या है एम्पियर्स लॉ, कब एप्लीकेबल है और कब हम किन क्वेश्चंस में अपन एम्पियर्स लॉ लगाते हैं। सेकेंड थिंग इज एप्लीकेशन ऑफ एम्पियर्स लॉ में अपन देखते हैं सोलेनॉइड, कंस्ट्रक्शन ऑफ सोलेनॉइड एंड टोरॉइड। सोलेनॉइड और टोरॉइड की वजह से कितनी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है, कैसे बनाया जाता है सोलेनॉइड एंड टोरॉइड, इन सारी बातों पे आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगेन उसके बाद अपन जो PYQs आए हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो आए हैं इस सेक्शन से, मतलब सोलेनॉइड, टोरॉइड एंड एम्पियर्स लॉ से, उनको यहाँ पे बहुत ईमानदारी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ सॉल्व करेंगे। तो बच्चों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आई विल रिकमेंड यू गाइज टू गेट सब्सक्राइब ऑन द अनअकैडमी प्लस। अगर आपको एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपनी पढ़ाई को पूरा करना है तो अनअकैडमी प्लस को सब्सक्राइब करें। जब आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलती हैं वहाँ डेली लाइव क्लासेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज, लाइव टेस्ट एंड क्विजेज एंड अनलिमिटेड एक्सेस टू द प्लेटफॉर्म। लाइव क्लासेस में बच्चे आपका 2-वे इंटरेक्शन रहता है टीचर के साथ। 2-वे इंटरेक्शन जब आप टीचर से करते हैं तो आपको डाउट्स ज़्यादा बेटर तरीके से क्लियर होते हैं। आप क्लास के बीच में क्लास टीचर से डाउट पूछ सकते हैं, टीचर आपके डाउट्स को रिजॉल्व करेंगे, तो उस टॉपिक की आपकी अंडरस्टैंडिंग फंडामेंटली बहुत अच्छे लेवल पे डेवलप होगी। और बच्चे वेरी ऑब्वियस बात है कि अगर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कंसेप्ट एंड टॉपिक अगर आपकी अच्छी है तो क्वेश्चन प्रॉब्लम सॉल्व करना आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। एंड वो सारी चीज़ें आपके फाइनल रिजल्ट्स में सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होंगी, आपके रिजल्ट्स काफ़ी इंप्रूव कर जाएंगे। स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज मिलते हैं, लाइव टेस्ट एंड क्विजेस मिलती है, जिनको दे के आप अपने बेंचमार्क कर सकते हैं अपने परफॉर्मेंस को। और अनलिमिटेड मतलब एक ही सब्सक्रिप्शन में आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी फॉर द नीट एंड फॉर द जेई फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स मिल जाता है। साथ ही साथ दोस्तों, अनअकैडमी ने आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी लॉन्च किया है, जिसमें आपको पर्सनल कोच मिलते हैं। पर्सनल कोच आपको क्या करेंगे, पर्सनली गाइड करेंगे। आपकी वीक में 2 बार बाई वीकली उनसे मीटिंग होगी। वीक में आपकी 2 बार उनसे मीटिंग होगी बाई वीकली, और वो आपको से मीटिंग करके आपकी लर्निंग मेथोडोलॉजी को समझ के आपको सजेस्ट करेंगे पर्सनली कि किस तरीके से आप अपने मार्क्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। स्टडी प्लानर भी मिलेगा, टेस्ट एनालिसिस रिपोर्ट्स भी मिलेंगी एंड ऑल द बेनिफिट्स ऑफ प्लस जो हैं वो तो मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर बच्चे आप 2021 के लिए अभी एस्पायरिंग हैं तो अभी भी मैं आपसे कहूँगा कि 6 मंथ वाला कोर्स लें, जिसकी फ़ीस 28,000 है। और जो 2022 वाले हैं वो ये और ये वाला ले सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर सिचुएशन। अगर आप क्लास 12th में हैं तो मैं कहूँगा टू बी ऑन द सेफर साइड ये लें, और क्लास 11th में है अभी इस साल तो करेंटली 2020 में, तो 24 मंथ वाला प्लान लें। कंफर्टेबल है बच्चे? वही बच्चे अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS Live, मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज़ करते हैं तो आपको यही 6 मंथ की फ़ीस 25,200 पड़ जाएगी, 12 मंथ की फ़ीस 34,650 पड़ जाएगी एंड 24 मंथ की फ़ीस 50,400 पड़ जाएगी। आपको करना क्या है, आपको मेरा कोड AS Live यूज़ करना है। आपको करना क्या है, मेरा कोड AS Live यूज़ करना है। कंफर्टेबल है? आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की अगर बच्चे मैं बात करूं तो 6 मंथ की फ़ीस है 38,000, 12 मंथ की फ़ीस है 65,000 एंड 24 मंथ की 1 लाख रुपीज़ फ़ीस है। अगर आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE AS Live यूज़ करते हैं तो यही 6 मंथ की फ़ीस आपको 34,200 पड़ जाएगी, 12 मंथ की फ़ीस आपको 58,500 पड़ जाएगी एंड 2 ईयर की फ़ीस 90,000 रुपीज़ पड़ जाएगी। ये कोड बेटा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, AS Live, ध्यान रखेंगे और जब भी आप सब्सक्राइब करेंगे तो इस कोड को लगाएंगे। चलिए बच्चे शुरू करते हैं अपना टॉपिक मैग्नेटिज्म। तो मैग्नेटिज्म में अपना टॉपिक जो आज का था एम्पियर्स लॉ। क्या चीज़ बच्चे? एम्पियर्स लॉ। तो बच्चे एक साइंटिस्ट हुए एम्पियर्स, उन्होंने क्या किया, एम्पियर्स लॉ दिया। एम्पियर्स लॉ दिया, एम्पियर्स लॉ ने क्या बताया कि इंटीग्रल B.dl, किसी भी स्पेस में अगर आप इंटीग्रल B वेक्टर डॉट dl वेक्टर करेंगे तो उसकी वैल्यू हमेशा उस लूप, जिस लूप के लिए इंटीग्रल D.dl निकालें, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड आएगी। क्या आएगी? म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ऐसा ही सिमिलर लॉ
ऐसा ही सिमिलर रूल बच्चे अपन गॉस लॉ में भी सीख चुके हैं, इंटीग्रल ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही सिमिलरली इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनवर्स। थोड़ा सा डिफरेंस क्या है यहाँ पे, ये कहाँ पे लगाते हैं, अप्लाई ऑन क्लोज्ड लूप। मैं बच्चे लूप बोल रहा हूँ, सरफेस नहीं बोल रहा, मैं एक लूप बोल रहा हूँ, सरफेस नहीं बोल रहा। फॉर एग्जाम्पल बच्चे समझिएगा, एक क्लोज्ड सरफेस मतलब समझिए जैसे कि स्फीयर हर तरफ से क्लोज है। लूप मतलब समझो मैंने ये लिया, इसको ऐसे बंद कर दिया, दिस इज अ लूप, दिस इज अ लूप। मतलब ये एक लाइन इंटीग्रल है, किसी पूरी कंप्लीट सरफेस पे नहीं कर रहे, सिर्फ पेरीफेरी पे इंटीग्रेट कर रहे हैं। किस पे इंटीग्रेट कर रहे हैं, पेरीफेरी पे। एक ये लाइन इंटीग्रल है, तो मान लो ये एक लूप बन रहा है, ये क्लोज्ड लूप बना, ये क्लोज लूप बना, और इसके थ्रू ये करंट जा रही है आई, ये करंट ऐसे जा रही है आई, ये दिख रहा है ये लूप और ये करंट। तो म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, आई इनक्लोज कौन सी करंट है, ये वाली जो इसके थ्रू पास हो रही है। अगर कोई करंट इसके पैरेलल पास हुई तो नहीं ली जाएगी, इसके साथ पैरेलल पास हुई तो नहीं ली जाएगी, जब तक वो इन पेनिट्रेट ना करे। पेनिट्रेट किसी भी एंगल पे करे कोई फर्क नहीं पड़ता, अभी भी आंसर म्यू नॉट आई इनक्लोज रहेगा, अभी भी आंसर म्यू नॉट आई इनक्लोज रहेगा, अभी भी आंसर म्यू नॉट आई इनक्लोज रहेगा। लेकिन अगर ये इसके साथ सरफेस के साथ पैरेलल है, कुछ इस तरीके से अरेंज है, कुछ इस तरीके से अरेंज है कि ये इसके साथ सरफेस के साथ पैरेलल है, तो आई इनक्लोज कितना हो जाएगा, 0। जब तक इसको छेदते हुए नहीं जा रहा, जब तक इसको छेदते हुए नहीं जा रहा, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज नहीं आएगा। इसके बाहर से जा रहा है तो भी आई इनक्लोज नहीं आएगा। आई इनक्लोज कब आएगा, जब इस लूप को पेनिट्रेट करके जा रहा हो, किसी भी एंगल पे जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। ये ध्यान रखना, जो अपन ने गॉस लॉ में बच्चे इंटीग्रल ई डॉट डी एस पढ़ा था, गॉस लॉ में इंटीग्रल ई डॉट डी एस पढ़ा था, इज इक्वल टू क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसमें डी एस क्या था बच्चे, सरफेस इंटीग्रल, सरफेस इंटीग्रल। तो इसका जो रिजल्ट मिल रहा था, सरफेस इंटीग्रल का रिजल्ट कितना क्या आएगा बच्चे, सरफेस एरिया। हमें एक क्लोज्ड सरफेस एरिया मिल रही थी। इंटीग्रल क्यू इन में क्या कर रहे थे, इंटीग्रल डीएस क्या था बच्चे, क्लोज्ड सरफेस थी, एक क्लोज्ड सरफेस थी, एक क्लोज्ड सरफेस थी। जैसे कि स्फीयर का आउटर, मतलब एक ऐसी सरफेस जिसके अंदर से, ये मान लो एक क्लोज सरफेस, मतलब इसके अंदर तुम कहीं से जा ही नहीं सकते। लेकिन यहां पे क्या कर रहे हैं, इंटीग्रल ई डॉट डीएल, वो सरफेस है, ये लाइन है, तो लाइन का इंटीग्रल करोगे तो क्लोज सरफेस नहीं मिलेगी, क्या मिलेगी, क्लोज लूप। क्या मिलेगा, क्लोज लूप, लाइक समथिंग लाइक दिस, किसी भी शेप में, आर्बिट्री शेप का हो सकता है, लेकिन मिलेगा क्या, एक क्लोज्ड लूप, एक क्लोज्ड लूप, एक क्लोज लूप। लूप मतलब उसके अंदर से कुछ भी पास हो सकता है, उसके अंदर से कुछ भी पास हो सकता है। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। यहाँ पे एक लाइन इंटीग्रल बात कर रहे हैं, तो लाइन इंटीग्रल में जब भी इंटीग्रेट करोगे तो रिजल्ट में आपको क्या मिलेगा, पेरीफेरी। रिजल्ट में आपको हमेशा क्या मिलेगा, पेरीफेरी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब दूसरी बात, यहां पे बी क्या होता है, बी इज मैग्नेटिक फील्ड, बी इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ऑल द वायर इन स्पेस। एग्जैक्टली सिमिलर लॉ है, एग्जैक्टली सिमिलर है जैसे गॉस लॉ में मैंने बताया था, गॉस लॉ में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या होता था बच्चे, इलेक्ट्रिक फील्ड सिर्फ इनसाइड वाले चार्जेस की वजह से होता था, या फिर मैंने अगर आप लोगों ने लेक्चर देखा हो तो आपको बहुत डिटेल में बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ऑल द चार्जेस इन द स्पेस, दुनिया में जितने भी चार्जेस है उन सब की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो ई लिखते हैं। सिमिलरली इंटीग्रल बी डॉट डी एस में बी किसकी वजह से होता है, सिर्फ इनसाइड वाले करंट की वजह से होता है, या दुनिया में, गांव में, पूरे शहर में जितने भी तार हैं सबकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उनका रिजल्टेंट होगा। तो बच्चे पूरे दुनिया में, पूरे गांव में, पूरे शहर में जितने भी तार हैं उनका जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड आएगा उस पॉइंट पे वो होगी यहाँ पे बी।
बी दुनिया के सारे तार की वजह से होती है, लेकिन इसका जो रिजल्ट होता है उसकी जो वैल्यू डिपेंड करती है वो सिर्फ इनसाइड इनक्लोज्ड चार्ज की वजह से, इनक्लोज्ड करंट की वजह से होती है। जो इसकी वैल्यू आती है वो किसकी वजह से आती है? इनक्लोज्ड करंट, इनक्लोज्ड करंट। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है बच्चा लोग? आगे बढ़े। अब समझना, जैसे कि मान लो बच्चे ये एक लूप है, ठीक है, और इस पे क्या करना है मेरे को, ये एक वायर जा रहा है जिसमें करंट है 5 एम्पियर। मेरे को क्या करना है, इस लूप पे, इस ये जो लूप है इस लूप पे इंटीग्रल v डॉट डी एल की वैल्यू बतानी है। कितनी आएगी जल्दी बताओ? इंटीग्रल v डॉट डी एल की वैल्यू कितनी आएगी? म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड, आई इनक्लोज्ड कितनी है? 5। आंसर आ गया, इंटीग्रल v डॉट डी एल की वैल्यू आ गई 5। इंटीग्रल v डॉट डी एल की वैल्यू आ गई 5। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है दोस्त? मान लो बच्चे सिमिलरली एक और लूप था, ये एक सर्कुलर लूप है। यहाँ से बच्चे एक वायर पास हो रहा है जो प्लेन से 60 डिग्री का एंगल बनाते हुए जा रहा है। ये वायर ऐसे पास हो रहा है, करंट 2 एम्पियर है। अगर तुमसे इंटीग्रल बी डॉट डी एल पूछ दिया, इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू इस लूप के लिए पूछ दी, इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू इस लूप के लिए पूछ दी, तो बताओ कितनी वैल्यू आएगी? तो मैंने बताया है बच्चा पार्टी, तुम्हें मैंने बताया है कि एंगल से कोई फर्क नहीं पड़ता। अभी भी म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड कितना रहेगा? म्यू नॉट इंटू 2। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है दोस्त? चलो एक क्वेश्चन और करा देता भैया। एक समझ लो ये एक लूप है, ये एक वायर जा रहा है 10 एम्पियर का। तो इस लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल अगर तुमसे पूछ दिया तो कितना आएगा? ये एक लूप है, ये एक क्लोज लूप है, और यहाँ पे ये एक वायर ऐसे जा रहा है 10 एम्पियर का, 10 एम्पियर करंट कैरी कर रहा है, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू कितनी आएगी? तो हम कहोगे सर म्यू नॉट आई इनक्लोज, और इनक्लोज्ड करंट कितना है? इनक्लोज्ड करंट कितना है? तुम कहोगे एक भी करंट इनक्लोज नहीं कर रहा, मतलब नेट करंट इनक्लोज कितना है दोस्तों? 0 0 0। तो म्यू नॉट इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। वो किसके बराबर है? 0 के बराबर है। कंफर्टेबल है दोस्त लोग? कंफर्टेबल है दोस्त लोग? बिल्कुल एक नंबर, धमाकेदार एक नंबर। अरे आया नहीं आया? सभी को आया? बढ़िया समझ में आया? एक नंबर आया? आगे बढ़ जाऊं? आगे बढ़ जाऊं? चलिए, अब आता है डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट। अगर एक से ज़्यादा वायर हुए, ये कब यूज़ करना है? जब एक से ज़्यादा वायर हुए। फॉर एग्जाम्पल ये एक सिचुएशन है, इसमें ये एक वायर जा रहा है 5 एम्पियर लेके, ये एक वायर आ रहा है नीचे की तरफ 2 एम्पियर के लिए। मैं इस लूप में इंटीग्रल बी डॉट डी एल यूज़ कर रहा हूँ, और सिमिलर लूप है, एग्जैक्टली सिमिलर करंट है 5 एम्पियर, और ये 2 एम्पियर, ठीक है। एग्जैक्टली सिमिलर करंट है 5 एम्पियर एंड 2 एम्पियर। अब अगर बच्चे मैं बात करता हूँ, इसमें लूप जो अपन चल रहा था वो ऐसे चल रहा थे, और इसमें बस लूप की डायरेक्शन बी डॉट डी एल कैलकुलेट करने की डायरेक्शन हमने चेंज कर दी, डायरेक्शन हमने चेंज कर दी। अब इन दोनों केस में इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या होगा, ये बात समझते हैं। तो डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट को समझना जरूरी है कि इसमें से 5 को पॉजिटिव ले या 2 को पॉजिटिव ले, और इस केस में 5 को पॉजिटिव ले या 2 की पॉजिटिव ले। ऑब्वियस सी बात है, अगर करंट लूप का सेंस अलग है तो दोनों में वैल्यू ऑफ इंटीग्रल बी डॉट डी एल अलग अलग आएगी। तो बहुत सिंपल सा रूल है, पॉजिटिव करंट देखने के लिए आपको क्या करना है, लूप के सेंस में उंगलियां कर्ल करो। क्या? कर्ल फिंगर्स ऑफ राइट हैंड इन द सेंस ऑफ लूप के सेंस में करो। स्ट्रेच्ड थंब
will give direction of positive current. Stretched thumb will give direction of positive current. Stretched thumb will give direction of positive current. समझना बच्चे, लूप के सेंस में वही अपना हाथ है, कांग्रेस का हाथ नहीं है, अंगूठा 90 डिग्री पे है। आप क्या करेंगे बच्चे, लूप को कर्ल करेंगे, लूप को कर्ल करेंगे, तो लूप को कर्ल करेंगे, ये देखो ऐसे कर्ल करा, अंगूठा किधर गया बच्चे, ऊपर, तो ऊपर वाली डायरेक्शन क्या हो गई, पॉजिटिव। अगर ऊपर वाली पॉजिटिव हो गई दैट मीन्स इस केस में ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल क्या लिखूंगा, इंटीग्रल बी डॉट डी एल लिखूंगा म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, ये प्लस का ये माइनस का, तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट इंटू 3। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त। सिमिलरली अगर यही चीज़ यहाँ पे लगाऊं, लूप का सेंस ऐसे है, लूप का सेंस देखो ये ऐसे घूम के आ रही है, अगर ये ऐसे घूम के आ रही है तो मैंने अंगूठे को अपने सीधे हाथ का अंगूठा 90 डिग्री पे रखते हुए इसको ऐसे कर्ल किया, अंगूठा किधर गया, नीचे, मतलब नीचे वाली डायरेक्शन, अब की बार ये पॉजिटिव हो गया और ये नेगेटिव सेंस हो गया। तो अब अगर बच्चे मैं इंटीग्रल बी डॉट डी एल कैलकुलेट करूंगा तो वैल्यू आएगी म्यू नॉट इनटू, ये पॉजिटिव है 2 माइनस 5 किसके बराबर आ गया, -3। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू -3 म्यू नॉट इज इक्वल टू -3 म्यू नॉट। इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू -3 म्यू नॉट। कंफर्टेबल है दोस्त लोग, सभी बच्चा पार्टी कंफर्टेबल है, 100% कंफर्टेबल है, 100% कंफर्टेबल है, 1 नंबर कंफर्टेबल है। अरे हाँ या ना, अरे पक्का बोलो रे, अरे सच्चा बोलो रे, अरे आया नहीं आया, अरे सभी को आया, अरे बढ़िया से आया, अरे 1 नंबर आया। आगे बढ़ जाऊं, आगे बढ़ जाऊं, चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एमपीएस लॉ पे बेस्ड, लेट से ये अपना प्लेन ऑफ पेपर में एक लूप है, इस लूप में मैं इस डायरेक्शन में मेरे को इंटीग्रल बी डॉट डी एल कैलकुलेट करना है। अपने पास जो करंट है ये 2 एम्पियर, ये 5 एम्पियर, ये 3 एम्पियर, ये 1 एम्पियर। आपसे इंटीग्रल बी डॉट डी एल पूछा है, इंटीग्रल बी डॉट डी एल पूछा है इस सेंस के लिए। निकालिए बच्चा पार्टी, निकालिए बच्चा पार्टी, जल्दी निकालिए, फटाफट निकालिए, खटाखट निकालिए। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा, डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव करंट आइडेंटिफाई करेगा। तो आप ऐसे कर्ल करोगे, अंगूठा किधर आएगा, बाहर। अगर ये चीज़ बाहर आती है, अंगूठा अगर आपका बाहर आता है तो बाहर की डायरेक्शन पॉजिटिव हो गई, 5 और 3 कैसे हो गए, पॉजिटिव के, और ये अंदर वाले कैसे हो गए, नेगेटिव। तो म्यू नॉट टाइम्स आई इनक्लोज्ड, 5 + 3 -2 -1, तो कितना आ गया, इंटीग्रल बी डॉट डी एल, इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू आ गई म्यू नॉट, 5 + 3 8, 8 - 3 5, म्यू नॉट इंटू 5। इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, म्यू नॉट इंटू 5। इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, म्यू नॉट इंटू 5। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त, आगे बढ़ जाए। लेट से ये 2 एम्पियर, 5 एम्पियर, 3 एम्पियर, 10 एम्पियर एंड 8 एम्पियर। आपसे इस लूप के लिए, लूप का सेंस ऐसे है
इंटीग्रल बी डॉट डी एल पूछा गया। निकालिए बच्चा लोग, निकालिए बच्चा पार्टी, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए, जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर लिखिए। देखा जाए तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल के लिए आप क्या करेंगे, लूप के सेल्स में, लूप के सेल्स में उंगलियां कर्ल करेंगे। उंगली ऐसे कर्ल हुई, अंगूठा किधर गया, अंदर। अगर अंगूठा अंदर गया तो अंदर की डायरेक्शन हो गई पॉजिटिव, मतलब पॉजिटिव कौन सा हो गया, 5, -3 बाहर, और ये 2 एम्पियर वाला भी कैसा है बच्चे, क्रॉस वे, तो +2 कंफर्टेबल है। बाकी ये 8 एम्पियर नहीं लेंगे बिकॉज पेनिट्रेट नहीं कर रहा, और ये वाला इसलिए नहीं लेंगे बिकॉज ये लूप के बाहर है। तो यहां से बच्चे इंटीग्रल b डॉट डी एल की वैल्यू किसके बराबर आ गई, μ0 इंटू 5 - 3 2 + 2 कितना आ गया, 4। कंफर्टेबल है दोस्त लोग, कंफर्टेबल है सॉल्यूशन से, बिल्कुल एक नंबर, मज़ा में सभी को आया, बढ़िया से आया, एक नंबर आया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई समस्या तो नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन। ये कोई लूप है, यहां से करंट जा रही है 5 एम्पियर और यहां से जा रही है 2 एम्पियर। इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू बताइए, इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू बताइए। आप कहोगे सर μ0 आई इनक्लोज्ड, मैं कहूँगा आई की पहले पॉजिटिव डायरेक्शन देखो, तो आपने उंगलियां कर्ल करी, अंगूठा किधर आया, बाहर। जो इनक्लोज्ड वायर है उसकी डायरेक्शन किधर है, अंदर, तो +5 लिखूँ या -5, आंसर आएगा -5, और इसको लिखेंगे ही नहीं बिकॉज ये इनक्लोज्ड वायर है ही नहीं। तो इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू, इंटीग्रल बी डॉट डी एल की वैल्यू -5 टाइम्स μ0 आ गया, -5 टाइम्स μ0 आ गया। क्या आ गया, इंटीग्रल बी डॉट डी एल किसकी वैल्यू आ गई, -5 टाइम्स μ0, -5 टाइम्स μ0। कंफर्टेबल है दोस्त लोग, कंफर्टेबल है बच्चा लोग, बिल्कुल एक नंबर, सभी को समझ में आया, बढ़िया से समझ में आया, एक नंबर समझ में आया, बिल्कुल पक्का समझ में आया। आगे बढ़ जाऊँ, आगे बढ़ जाऊँ बच्चा पार्टी, आगे बढ़ जाऊँ बच्चा पार्टी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक बात समझिएगा, लेट्स से ये एक लूप है, कुछ एक थोड़ा थ्योरेटिकल सवाल पूछता हूँ कि भाई ये 2 एम्पियर, या फिर वैल्यू भी क्यों दूँ, ये लेट से I1, ये लेट से I2, ये लेट से I3। अब मैं इस लूप के लिए इंटीग्रल बी डॉट डी एल कैलकुलेट कर रहा हूं, किसके बराबर होगा, लूप ऐसे कर्ल किया, ऊपर गया पॉजिटिव, μ0 टाइम्स I1 + I2 + I3 लिख दूं, या सिर्फ I1 I2 आएगा, I1 I2 आएगा। लेकिन अगर बच्चे मैंने B पूछा, अगर मैंने पूछा इस लॉ में, इस लूप में, इस इंटीग्रल बी डॉट डी एल में अगर मैंने B पूछा, B कैसी होगी, यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म, बहुत ढेर सारे वायर हैं तो ऑब्वियसली बात कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म। अब B किसकी वजह से होगी, ड्यू टू I1 ओनली। B किसकी वजह से होगी ये पूछा गया है, ऑप्शन ए है ड्यू टू I1 ओनली, B ड्यू टू I2 ओनली, C ड्यू टू I1 and I2 only, and D due to I1
I2 I3। ये जो बी मैग्नेटिक फील्ड होगी ये सिर्फ I1 की वजह से होगी, सिर्फ I2 की वजह से होगी, या जो इनक्लोज्ड वायर्स हैं I1 I2 सिर्फ उनकी वजह से होगी। ये इनक्लोज करता हुआ जा रहा है, अगर तुम लोग को लग रहा है कि ऊपर से ग्रेज कर रहा है, ये इनक्लोज करता हुआ जा रहा है। तो ये जो क्या कहते हैं बी होगी, ये सिर्फ I1 की वजह से होगी, सिर्फ I2 की वजह से, या फिर I1 और I2 दोनों की वजह से होगी, या I1 I2 I3 दुनिया में जितने भी वायर्स हैं सबकी वजह से होगी। तो मैंने पहले बता रखा है ये इंटीग्रल बी डॉट डी एल वैक्टर में जो बी होता है वो वेक्टर सम होता है दुनिया के सारे वायर्स का। मतलब इस किसी भी पॉइंट पे अगर मान लो ये पॉइंट ले लिया, इस पे मैग्नेटिक फील्ड I1 की वजह से भी होगी, I2 की वजह से भी होगी और I3 की वजह से भी होगी, और इन तीनों का अपन नेट लिख रहे हैं। तो आंसर क्या जाएगा, इसका आंसर क्या जाएगा बच्चे, ऑप्शन नंबर डी, ड्यू टू ऑल द वायर इन द स्पेस, दैट इज ड्यू टू I1 I2 एंड I3। I1 I2 I3 तीनों का कंट्रीब्यूशन होगा मैग्नेटिक फील्ड में। लेकिन जब भी इंटीग्रल बी डॉट डी एल कैलकुलेट करेंगे ऑटोमेटिकली आंसर सिर्फ और सिर्फ म्यू नॉट आई इनक्लोज के बराबर आएगा। कंफर्टेबल है बच्चा पार्टी, कंफर्टेबल है बच्चा पार्टी, सभी लोग 100%, 100%। चलिए, ये एक सॉलिड वायर की कहानी आ गई कि भाई अगर कोई एक सॉलिड वायर है, सॉलिड थिक सिलेंड्रिकल वायर है, मतलब ये पूरे एरिया में करंट आ रही है, ये पूरे एरिया जो है ना इसमें करंट है, ये पूरा एरिया सॉलिड है, कंडक्टर है, सॉलिड कंडक्टर है, और करंट जो है बाहर की तरफ आ रही है। करंट जो है इस पूरे एरिया से बच्चे, करंट जो है इस पूरे एरिया से बच्चे वो बाहर की तरफ आ रही है। तो इस केस में अगर इनसाइड कोई पॉइंट ले लिया r डिस्टेंस पे, और वहां पे तुमने एम्पियर्स लॉ लगाया, और मैग्नेटिक फील्ड की जो इनसाइड बी इनसाइड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई स्मॉल r। कितना आएगा बच्चे, म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। क्लियर है, क्लियर है। सॉरी, थोड़ा मैंने शायद कुछ गलत बता दिया। एम्पियर्स लॉ लगा लेते हैं ना, इसमें एम्पियर्स लॉ लगा लेते हैं, देखते क्या आएगा। टिनिंग टिनिंग, तो मान लो बच्चे जो करंट डेंसिटी वेक्टर है वो J है, मान लो करंट डेंसिटी वेक्टर क्या है, J है। या फिर इस बात को ऐसा समझ सकते हो, इस पूरी क्रॉस सेक्शन से कितना करंट आ रहा है, I। तो I करंट क्या बच्चे पाई कैपिटल R स्क्वायर एरिया से पास हो रहा है, पाई इंटू कैपिटल R स्क्वायर, इतने बड़े एरिया से जो करंट पास हो रहा है वो कैपिटल I है। तो जो बच्चे यूनिट एरिया से पास होगा वो क्या बच्चे, I अपॉन पाई R स्क्वायर होगा। जो यूनिट एरिया से होगा, पाई R स्क्वायर एरिया से करंट जो पास हो रहा है वो I हो रहा है, तो जो यूनिट एरिया से पास होगा क्या वो I अपॉन पाई R स्क्वायर होगा। कंफर्टेबल है। तो ये जो स्मॉल r रेडियस, अगर मैं इस लूप से आई इनक्लोज निकाल रहा हूँ, इंटीग्रल b डॉट डी एल निकाल रहा हूँ म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज्ड, तो आई इनक्लोज्ड क्या बच्चे सिर्फ इतने से एरिया का करंट होगा, ये जो ब्लैक वाला एरिया आ रहा है। अगर ये मैंने ब्लैक लूप लिया था तो आई इनक्लोज्ड क्या बच्चे यही चीज आएगी। तो अगर मैं इसका इस रेडियस स्मॉल r है, तो अगर यूनिट एरिया में इतना है तो पाई इंटू स्मॉल r इसके एरिया में जो करंट आएगी, पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर एरिया में जो करंट आएगी उसको अगर मैं I डैश लिख दूं तो क्या वो यूनिट एरिया की करंट I अपॉन पाई R स्क्वायर, एक तो ये यूनिट एरिया में थी तो पाई R स्क्वायर में कितनी होगी, पाई इंटू स्मॉल r स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो जो करंट पास हो रही होगी वो I इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर हो रही होगी। इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। कितनी पास हो रही होगी, स्मॉल I डैश होगी I इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। लिख दीजिए इंटीग्रल b डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई इनक्लोज किसके बराबर आ गए बच्चे, I इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। अब अगर बच्चे b को मैं बाहर ले लूँ, बिकॉज यहाँ पे एक सिंगल वायर है तो b यूनिफॉर्म होगी तो कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट को बच्चे अपन इंटीग्रेशन के बाहर ले सकते हैं। तो b इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I इंटू स्मॉल r स्क्वायर अपॉन कैपिटल R स्क्वायर।
तो बच्चे अगर मैं यहाँ से बात करूँ, इस जगह पे लिख दे रहा इंटीग्रल डीएल, अगर इस लूप पे घूम रहा हूँ तो क्या इस सर्किल की स्मॉल आर रेडियस का जो सर्किल फॉर्म हो रहा है उसकी पेरिफेरी है, क्या ये उसकी सरकमफ्रेंस है, और इंटीग्रल डीएल क्या है उसकी सरकमफ्रेंस हो जाएगा। तो बी इंटीग्रल डीएल को क्या सरकमफ्रेंस ऑफ स्मॉल ब्लैक सर्किल 2 पाई आर लिख सकता हूँ, और इसकी वैल्यू किसके बराबर आई है, म्यू नॉट आई टाइम्स आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। कंफर्टेबल है दोस्त लोग, कंफर्टेबल है दोस्त लोग। अब अगर बच्चे मैं बात करूं, काटा पेटी मचा देता हूं, इस स्मॉल आर से ये गया नहीं पाई नहीं कट रहा, तो बी की वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 पाई टाइम्स कैपिटल आर स्क्वायर। ये आ गया बी इनसाइड। बी इनसाइड का फॉर्मूला क्या आ गया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई। ये देखो ये लिखा भी हुआ है, कितना आ गया, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। और बी आउटसाइड की अगर मैं बात करूंगा तो ये फॉर्मूला आ जाएगा। अगर बी आउटसाइड की बात करूंगा तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर आ जाएगा, और अगर इनसाइड की बात करूंगा तो म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर। स्मॉल आर क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस, अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। कैपिटल आर क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। कैपिटल आर क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। कैपिटल आर क्या है बच्चे, रेडियस ऑफ द सिलेंड्रिकल वायर। तो कुल मिला के मैं इस चीज़ को समराइज कर देता हूँ आप लोग के लिए कि अगर बच्चे ये एक सिलेंड्रिकल वायर है जिससे टोटल करंट आई जा रही है, और अगर आपने कोई पॉइंट इनसाइड ले लिया, इनसाइड आर रेडियस का पॉइंट ले लिया, तो बी इनसाइड की वैल्यू जो होगी, बी इनसाइड की जो वैल्यू होगी, इनसाइड किसी भी पॉइंट पे अगर बी निकालना है तो बी की वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, वेयर कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर। सिमिलरली अगर बच्चे मैं इसी सिलेंड्रिकल वायर, ये आपका सिलेंड्रिकल वायर है, ये आपका बच्चे सिलेंड्रिकल वायर है, सेम सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिससे करंट कितनी पास हो रही है, आई, जिसकी रेडियस क्या है, कैपिटल आर। लेकिन अब की बार जो हमने पॉइंट लिया वो कोई आर डिस्टेंस स्मॉल आर डिस्टेंस बाहर लिया। तो अब जब मैं एम्पियर्स लॉ लगाऊंगा और बी आउटसाइड निकालूंगा तो वो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई स्मॉल आर, जस्ट लाइक अ इनफाइनाइट वायर। इनफाइनाइट वायर के लिए भी क्या फॉर्मूला यही आ रहा था, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। तो एक सॉलिड सिलेंड्रिकल इनफाइनाइट वायर हो या एक पतला वायर हो, अगर वायर के बाहर का कोई भी पॉइंट है, तो रिजल्ट सेम आएगा, दैट इज म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। लेकिन अगर अंदर वाले पॉइंट पे देखेंगे तो म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर। देखो कैपिटल आर कांस्टेंट है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ सिलेंडर जो कि कांस्टेंट है। तो अपन देख सकते हैं कि जो बी इनसाइड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस है, और बी आउटसाइड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस आर है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ पॉइंट आर है, और बी इनसाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो अगर बच्चे तुमसे कोई पूछ दे बी वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ एक सॉलिड सिलेंडर के लिए, तो सॉलिड सिलेंडर के लिए देखेंगे तो इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर है, तो क्या स्ट्रेट लाइन बनेगा, तो इनिशियली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। जब आर की वैल्यू कैपिटल आर के बराबर हो जाएगी उसके बाद ये कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। उसके बाद ये कैसा आएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। कंफर्टेबल है। मैक्सिमम कहाँ मिलती है बच्चे, सरफेस पे। मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड कहाँ मिलती है, बी मैक्स कहाँ पे मिलती है, सरफेस पे। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। सभी लोग बढ़िया से 1 नंबर कॉपी कर लो। कॉपी कर लिए।
क्लियर है, बढ़ा जाए। चलो, अब इसके बाद जो अलग कहानी आती है वो सोलेनॉइड और टोरॉइड की आती है। तो सोलेनॉइड से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं अपने एग्जाम में। अब आप पूछोगे कि सर सोलेनॉइड होता क्या है। तो बच्चे, सोलेनॉइड इज एन आर्टिफिशियल मैग्नेट। अगर तुमसे कोई हिंदी में पूछ दे कि सोलेनॉइड क्या है, तो ऐसा बोल दो आर्टिफिशियल या फिर मैन मेड मैग्नेट। ठीक है, तो एक मैग्नेट तो एक नॉर्मली नेचर में अकर करता है, स्टोन, उससे हम बना लेते हैं। बट कई जगह, लेकिन उसकी ड्रॉबैक क्या होता है, वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। एक मैग्नेट हमेशा मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होता है। कई सोफिस्टिकेटेड एप्लीकेशंस ऐसे होंगे जहां हम चाहेंगे कि जब हम चाहें तभी मैग्नेटिक फील्ड मिले और जब हम ना चाहें तो ना मिले। सेकेंड थिंग इज, हम मैग्नेटिक फील्ड के अमाउंट को कंट्रोल्ड कर सकें। एक फिक्स्ड बार मैग्नेट जो एक नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस है, अगर एक बार आपने मैग्नेट बना दी तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड फिक्स्ड है फॉर ए फिक्स्ड डिस्टेंस। उसकी मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ अगर बिना डिस्टेंस चेंज किए, अगर मान लो किसी मशीन में लगा दी तो मशीन से उसकी जो भी अपरेटस में मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वहाँ से डिस्टेंस तो सेम है, तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ कांस्टेंट है और वो हमेशा दे रहा है। दूसरी बात, तो हमेशा उसकी मैग्नेटिक फील्ड ऐसा नहीं है कि मैग्नेटिक फील्ड थोड़ी देर बाद देना बंद कर देगा और पहले दे रहा था। वो हमेशा मैग्नेटिक फील्ड कंटिन्यूस प्रोड्यूस करेगा और सेम फिक्स्ड मैग्नीट्यूड की प्रोड्यूस करेगा। मतलब उससे बहुत ज़्यादा चीज़ें कर नहीं सकते, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल एप्लीकेशन में उसका यूज़ ले नहीं सकते। या फिर अगर हाईली सोफिस्टिकेटेड डिवाइसेस चाहिए, जो मॉडर्न इक्विपमेंट्स हैं जहाँ पे हमें वेरिंग नेचर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, या फिर मैग्नेटिक फील्ड जब हम चाहें, जब हम बटन दबाएं तो मैग्नेटिक फील्ड मिल जाए, जब हम बटन बंद कर दें तो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पे ख़त्म हो जाए, इस तरीके के अगर फीचर्स चाहिए तो ऑब्वियस सी बात है मैन मेड सोलेनॉइड पे जाना पड़ेगा। सोलेनॉइड के एप्लीकेशन से क्या होता है, सोलेनॉइड जब हम बनाते हैं तो उससे हम कुछ भी मैग्नेटिक फील्ड के साथ कुछ भी अटेंड कर सकते हैं, उसकी वैल्यू को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकते हैं, जब चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर दें, जब चाहे तो मैग्नेटिक फील्ड बंद कर दें, ख़त्म कर दें। तो ये सारे फीचर्स हमें मिल जाएंगे। ठीक है, मतलब इट्स लाइक कि मैं सोलेनॉइड अभी बेच रहा हूँ तुम लोगों को ऐसा लग रहा होगा, नहीं, मैं बस सोलेनॉइड का एडवांटेज बता रहा हूँ ओवर अ स्टैंडर्ड मैग्नेट। तो देखो, जैसी मैग्नेट की फील्ड होती है, ये देखिएगा, ये एक बार मैग्नेट की फील्ड है, ये एक बार मैग्नेट की फील्ड है, ये सोलेनॉइड की फील्ड है। तो सोलेनॉइड की फील्ड एग्जैक्टली बार मैग्नेट की फील्ड जैसे है, मतलब एक जो बार मैग्नेट होता है और जो सोलेनॉइड होता है, दोनों एग्जैक्टली सेम तरीके की फील्ड प्रोड्यूस करते हैं। तो एक बार मैग्नेट को हम सोलेनॉइड से इजीली रिप्लेस कर देते हैं। अब बनाते कैसे हैं सोलेनॉइड, सोलेनॉइड का कंस्ट्रक्शन कैसे करते हैं बच्चे, एक कोर लेते हैं, क्या करते हैं पर एक ये कोर लेते हैं और इस पे क्या करते हैं बच्चे, क्लोजली वाइंड कर देते हैं हम वायर्स को। ये वायर लिया, इसके ऊपर लपेट दिया, बिल्कुल पास 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 टाइटली लपेट दिया, कंफर्टेबल है। वायर लपेट दिया, ये वायर जो होता है वो कैसा होता है, लैमिनेटेड वायर होता है, लैमिनेटेड वायर। लैमिनेटेड क्यों लेते हैं, अगर लैमिनेटेड नहीं होगा, वायर टच होगा, तो वायर जो है हमारा पर्पस क्या है, करंट को घुमा के भेजो, करंट सर्कुलर नेचर में घूमती हुई जाए। लेकिन अगर लैमिनेटेड नहीं हुआ, दो वायर टच करके, तो वायर जो करंट होगा वो कुछ इस डायरेक्शन में फ्लो करने लगेगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है। हम क्या चाहते हैं, करंट घूमता हुआ जाए, करंट घूमता हुआ जाए। ये बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब किधर नॉर्थ पोल आएगा, किधर साउथ पोल। तो देखो, वायर अगर ऐसे ऐसे घूम रहा है, हमने ये वाला टर्न ऊपर जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, सीधा हाथ लेंगे, जो कि कांग्रेस का नहीं है, अंगूठा ऐसा। जैसे वायर घूम रहा है उसी सेंस में सिलेंडर को हम भी कर्ल करेंगे, उसी सेंस में अपनी उंगलियों को हम भी कर्ल करेंगे। जिधर अंगूठा आया वो नॉर्थ पोल, जिधर अंगूठा आया वो नॉर्थ पोल। तो ये नॉर्थ पोल हो जाएगा, ये साउथ पोल हो जाएगा। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। मैं लिख दे रहा हूँ, राइट हैंड कांग्रेस वाला नहीं होगा, कर्ल द फिंगर, कर्ल द फिंगर्स of right hand in the sense
सेंस ऑफ करंट। स्ट्रेच्ड थंब will give you direction of north pole and मैग्नेटिक फील्ड। जिधर नॉर्थ पोल होता है उधर उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जाती है। जिधर नॉर्थ पोल होगा उधर से ही मैग्नेटिक फील्ड निकलती है, मतलब जो नॉर्थ पोल की डायरेक्शन होगी वही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन होगी। तो करना क्या है, करंट जैसे घूम रही उसी सेंस में उंगलियां कर्ल कर लेनी है सीधे हाथ की। अंगूठा क्या दे देगा, उसका डायरेक्शन ऑफ नॉर्थ पोल और डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। कंफर्टेबल है। अब सोलेनॉइड से हमें मिलता क्या है, सोलेनॉइड का जो बीच वाला स्ट्रक्चर होता है ना बेटा, ये मान लो एक सोलेनॉइड है। अब वायर लपेट के नहीं बता रहा मैं, ये एक सोलेनॉइड है। तो सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड मिलती है ना वो यूनिफॉर्म नेचर की आती है। सोलेनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड आती है वो कुछ ऐसी आती है। कैसी आती है बच्चे, यूनिफॉर्म आती है। कैसी आती है, यूनिफॉर्म आती है। कैसी आती है बच्चे, यूनिफॉर्म आती है। बाहर जरूर घूम रही होती है। कंफर्टेबल है। जैसे क्या कहते हैं, एक बार मैग्नेट की होती है वैसे ही बाहर से होती है, लेकिन अंदर इस वाले रीजन में हमें कैसे मिलती है, यूनिफॉर्म फील्ड। तो लिखो फॉर आउटसाइड वर्ड, फॉर आउटसाइड वर्ड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म एंड इज exactly like bar magnet ये बात कंफर्टेबल है। बाहर की दुनिया के लिए एग्जैक्टली बार मैग्नेट की जैसी मैग्नेटिक फील्ड होती है वैसी होगी, और कैसी होगी, नॉन यूनिफॉर्म एंड इज एग्जैक्टली लाइक बार मैग्नेट। अगर इनसाइड द सोलेनॉइड magnetic field is यूनिफॉर्म। सोलेनॉइड के अंदर अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे मिलेगी, यूनिफॉर्म। फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना मिलेगा, म्यू नॉट स्मॉल n इंटू आई। फील्ड की जो मैग्नीट्यूड मिलेगा इनसाइड क्या मिलेगा, म्यू नॉट इंटू स्मॉल n इंटू आई। लेट से ये जो सोलेनॉइड हमने बनाया इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल L थे एंड टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड L थी। सोलेनॉइड की टोटल लेंथ L थी, n क्या है, टोटल नंबर्स ऑफ टर्न्स। L क्या है बच्चे, टोटल लेंथ। L क्या है बच्चे, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। L क्या है बच्चे, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। N क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। तो L लेंथ का सोलेनॉइड है, N क्या है, टोटल लेंथ, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। L क्या है, टोटल लेंथ ऑफ द वायर। अब अगर बच्चे मैं बात करूं स्मॉल n, तो स्मॉल n पता कैसे डिफाइन करेंगे, स्मॉल n डिफाइंड होगा टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। अगर वो करंट आई जा रही है तो फील्ड का फॉर्मूला जो आएगा म्यू नॉट एन आई आएगा। फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, म्यू नॉट एन आई। सिर्फ यही एक सिंपल सा फॉर्मूला है, इसी पे क्वेश्चन आता है। बाकी पूछेंगे कि अंदर फील्ड कैसी होती है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, तुम बोलोगे यूनिफॉर्म। बाहर फील्ड कैसी होती है, तुम बोल दोगे नॉन यूनिफॉर्म। तुम बोलोगे किसके जैसे होते हैं, तुम बोलोगे, वो बोलेंगे किसके जैसे होते हैं, तुम बोलोगे कि एक बार मैग्नेट जैसी होती है। कंफर्टेबल है। और बोलेगा अच्छा फील्ड की मैग्नीट्यूड बता दो, तो बोलोगे म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। स्मॉल एन कैसे निकालोगे, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ, या फिर इसको टर्न डेंसिटी भी कहते हैं, टर्न पर यूनिट लेंथ भी कहते हैं। स्मॉल एन क्या होता है, टर्न्स पर यूनिट लेंथ।
टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ, टर्न्स पर यूनिट लेंथ। कंफर्टेबल? चलिए क्वेश्चन नंबर आपके सामने। इफ द लेंथ एंड नंबर ऑफ टर्न्स बिकम हाफ फॉर ए सॉलिनॉइड देन द वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बिकम। ठीक है, लेंथ एल डैश क्या करी, ओरिजिनल की हाफ कर दी, एंड नंबर ऑफ टर्न्स एन डैश, नए नंबर ऑफ टर्न्स कितने हो गए, ओरिजिनल के हाफ हो गए। तो नई टर्न डेंसिटी एन डैश क्या हो जाएगी, एल डैश अपॉन एन डैश, तो कितनी हो जाएगी, एल बाई टू अपॉन एन बाई टू। क्या कट जाएगा, क्या वो अभी भी, सॉरी एन बाय एल लिखते ना, नई टर्न डेंसिटी जो आएगी वो टोटल नए टर्न डेंसिटी नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन नए टर्न लेंथ आएगी। तो क्या बचे, ये एन बाई टू अपॉन एल बाई टू आ जाएगा, 2 से 2 कट गया, एन बाई एल आ गया। मतलब नई टर्न डेंसिटी ओल्ड टर्न डेंसिटी के बराबर है। तो फील्ड पहले भी म्यू नॉट एन आई था और अभी भी एन आई म्यू नॉट एन आई रहेगा, मतलब फील्ड के मैग्नीट्यूड पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो अगर नंबर ऑफ टर्न्स और लेंथ दोनों ही हाफ कर दी तो मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा, सेम रहेगा। दैट इज ऑप्शन नंबर 2। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त, बिल्कुल ही एक नंबर, बिल्कुल ही पक्का पक्का, बिल्कुल ही सच्चा सच्चा। अरे आया नहीं आया, सभी को आया, बढ़िया से आया। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, ये जो फॉर्मूला है बेटा, ये जो फॉर्मूला है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई जो फॉर्मूला है बच्चे, ये जो फॉर्मूला है ये किसके लिए है, ये है इनफाइनाइट या फिर लॉन्ग सोलेनॉइड। ये फॉर्मूला किसके लिए लिखते हैं, लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड, लॉन्ग सोलेनॉइड किसके लिए है, लॉन्ग सोलेनॉइड। लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए फॉर्मूला है वो है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट स्मॉल एन इंटू आई। लॉन्ग सोलेनॉइड का फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट इंटू स्मॉल एन इंटू आई। कंफर्टेबल है, आगे बढ़े। चलिए इफ द लेंथ एंड डायामीटर आर कंपेरेबल, अगर लेंथ एंड डायामीटर कंपेरेबल हो गए तो ऐसे सोलेनॉइड को अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट सोलेनॉइड। ऐसे सोलेनॉइड को अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट सोलेनॉइड। ऐसे सोलेनॉइड को अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट सोलेनॉइड। ऐसे सोलेनॉइड को अपन क्या कहते हैं बच्चे, शॉर्ट सोलेनॉइड। चल जा भाई, ऐसे सोलेनॉइड को अपन क्या कहते हैं, शॉर्ट सोलेनॉइड। ये भूतों जैसा बिहेव कर रहा है यार, अभी क्या कहते हैं, शॉर्ट सोलेनॉइड। ठीक है, तो शॉर्ट सोलेनॉइड के लिए जो फील्ड का फॉर्मूला आता है वो थोड़ा चेंज हो जाता है। थीटा देखो, यहाँ से ये वाला एंगल, इतना छोटा एंगल थीटा 1 है और ये पूरा बड़ा एंगल थीटा 2 है। ये थीटा 2 है, ये थीटा 1 है छोटा वाला। तो फील्ड का जो फॉर्मूला आता है, हालांकि ये एग्जाम में आएगा नहीं, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, म्यू नॉट एन आई बाई टू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। हालांकि ये आपके एग्जाम में आएगा नहीं, बट इन केस आ गया तो आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या, मैग्नेटिक फील्ड फॉर शॉर्ट सोलेनॉइड। शॉर्ट सोलेनॉइड किसे कहेंगे, शॉर्ट सोलेनॉइड किसे कहेंगे, जब लेंथ एंड डायामीटर क्या हो, कंपेरेबल। जब लेंथ और डायामीटर दोनों क्या हो, कंपेरेबल। जब लेंथ और डायामीटर क्या हो, कंपेरेबल। और लॉन्ग सोलेनॉइड जो यहाँ पे मैंने बोला कि ये एक लॉन्ग सोलेनॉइड है, लॉन्ग सोलेनॉइड की कंडीशन क्या होती है, अगर ये कोई सोलेनॉइड है, इसकी डायामीटर d है और लेंथ l है, तो ये लेंथ, ये लॉन्ग सोलेनॉइड तभी माना जाएगा जब लेंथ जो हो मच ग्रेटर देन d हो
और तभी ये वाला फॉर्मूला एप्लीकेबल होता है। तो कुछ नहीं दिया, अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा है बच्चों, तो आप कैसा सॉलिनॉइड मानेंगे? लॉन्ग मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं कर रखा तो आप कैसा सॉलिनॉइड मानेंगे? लॉन्ग सॉलिनॉइड मानेंगे। लेकिन अगर बच्चे क्वेश्चन में मेंशन कर दिया कि लेंथ एंड डायमीटर कंपेरेबल है, तो कैसा हो जाएगा? शॉर्ट सॉलिनॉइड। और शॉर्ट सॉलिनॉइड के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आता है म्यू नॉट ni/2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2 इंटू कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा 2। कंफर्टेबल है? अब आता है टॉरॉइड। अब आता है टॉरॉइड। टॉरॉइड की अगर बच्चे मैं बात करूं, टॉरॉइड की अगर बच्चे मैं बात करूं तो कुछ नहीं है, ये एक सोलेनॉइड था, ये एक सोलेनॉइड था जिसमें तार लपेटा हुआ था। इसको उठाया, गोल घुमा के जोड़ दिया, इसके दोनों एंड्स को ज्वाइन कर दो, ज्वाइन बोथ एंड मेक अ सर्कल, एंड मेक अ सर्कल। दोनों एंड को ज्वाइन करके एक सर्कल बना दो, तो क्या यही फिगर बन जाएगा? बिल्कुल एग्जैक्टली सेम फिगर बन जाएगा। तो एंड लेस सोलेनॉइड को टॉरॉइड कहते हैं। टॉरॉइड मतलब एंड लेस, जिसका कोई एंड ना हो, एंड लेस सोलेनॉइड। एंड क्यों नहीं है? बिकॉज सर्कुलर बना दिया। क्या कर दिया? जो दो एंड थे उनको जोड़ दिया, तो कभी कोई एंड मिलेगा ही नहीं, घूमते रहोगे घूमते रहोगे घूमते रहोगे। तो मैग्नेटिक फील्ड अगर मैं बात करूं तो कुछ नहीं, ये एक सेम सोलेनॉइड ही है, सेम सोलेनॉइड ही है, बस इसके दोनों एंड को जोड़ दिया। फील्ड का फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला इसके लिए भी यही आएगा, B इज टू म्यू नॉट स्मॉल n इंटू करेंट I, स्मॉल n इंटू करेंट I। अब पंगा पड़ता है कि भाई स्मॉल n कैलकुलेट कैसे करेंगे। तो स्मॉल n क्या था बच्चे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ था। अब यहाँ से ध्यान देखो तो लेंथ क्या होगी, तो तुम्हें लगेगा सर सर्किल है तो सर्किल की लेंथ मतलब पेरीफेरी। अब पेरीफेरी के लिए भी अगर मैं बात करूँ तो ये आउटर रेडियस लूँ, अगर पेरीफेरी निकालनी है तो आउटर रेडियस के करस्पॉन्डिंग R2 के करस्पॉन्डिंग निकालूं या इनर रेडियस R1 के लिए करस्पॉन्डिंग निकालूं। तो मैं सिर्फ सिंपल सी बात करूंगा, ना R1 के हिसाब से निकालो ना R2 के करस्पॉन्डिंग निकालो, तुम R मीन के अबाउट निकालो। जो पेरीफेरी लिखोगे, जो लेंथ लिखोगे वो किसके लिख लो? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्किल, और सर्कमफ्रेंस क्या लिखो? 2 पाई इंटू R मीन, दोनों का एवरेज, दोनों का मिडिल, R1 और R2 दोनों का मिडिल पॉइंट। तो R मीन क्या हो जाएगा? R मीन 2 पाई, R मीन क्या मतलब R1 प्लस और R2/2, R1 और R2 का एवरेज। R मीन मतलब R1 R2 का एवरेज, मतलब 2 पाई इंटू R1 प्लस R2/2, 2 से 2 कट गया। तो जो नंबर टर्न्स की डेंसिटी आ गई वो आ गई कैपिटल N अपॉन पाई टाइम्स R1 प्लस R2। कंफर्टेबल है? स्मॉल n की वैल्यू आ गई कैपिटल N इंटू अपॉन पाई टाइम्स R1 प्लस R2। तो यहाँ से जो B का फॉर्मूला आ जाएगा फाइनली, वो आ जाएगा म्यू नॉट इंटू कैपिटल N अपॉन पाई टाइम्स R1 प्लस R2 इंटू करेंट I। सेम सॉलिनॉइड है, सेम फॉर्मूला है, बस तुम्हें नंबर ऑफ टर्न्स पर टर्न डेंसिटी निकालना आना चाहिए। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन टोटल लेंथ। सर्किल के लिए टोटल लेंथ क्या होगी? उसकी सर्कमफ्रेंस। अब सर्कमफ्रेंस आउटर सर्कमफ्रेंस ले या इनर सर्कमफ्रेंस लें? मैंने कहा ना आउटर लो ना इनर लो, दोनों का एवरेज ले लो। तो R2 आउटर है, R1 इनर है, तो दोनों का एवरेज कितना हो जाएगा? R1 प्लस R2/2। तो R मीन की जगह लिख दिया R1 प्लस R2/2, 2 और 2 कट गया, नंबर ऑफ टर्न डेंसिटी स्मॉल n की वैल्यू आ गई। इस फॉर्मूले में पुट कर दोगे, मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा। कंफर्टेबल है दोस्त? कंफर्टेबल है टॉरॉइड से? आगे बढ़ जाऊँ बच्चा पार्टी। और नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन के सामने है फ्रॉम एम्स 2012। ये सवाल कहाँ से लिया गया है? एम्स 2012, PYQ है। करके बताओ। ए टॉरॉइड विच हैज मीन रेडियस, डायरेक्टली मीन रेडियस देख लिया, मीन रेडियस ही दे दिया, आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, डायरेक्टली मीन रेडियस ही दे दी। डायमीटर 2a एंड टर्न्स कैरिंग करंट I। व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड? तो देखो बच्चे, टॉरॉइड के लिए एक बात तो मैं बताना ही भूल गया,
टॉराइड में सिर्फ जो इनसाइड वाला पॉइंट होता है वहीं पे मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। अगर तुमसे कोई बोल दे कि भाई ये एक टॉराइड है, टॉराइड की एक बहुत खास बात होती है बच्चे कि उसके सिर्फ इनसाइड, ये एक टॉराइड है तो मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी, लेकिन कहाँ मिलेंगी, यहाँ मिलेंगी। यहाँ पे यूनिफॉर्म नेचर की मैग्नेटिक फील्ड मिलेंगी। ये जो सर्कल्स बना रहा हूँ वाइट कलर की, ये क्या है बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड ही है। तो यहाँ ऐसे करके एक यूनिफॉर्म सी मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी, लेकिन यहाँ इस केस में कितनी है, यहाँ पे बी कितना है बच्चे, B1 कितना है 0, यहाँ बी आउट भी कितना है 0। मतलब चाहे ये रीजन हो चाहे यहाँ रीजन हो, दोनों में मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलेगी, 0। सिर्फ मिलेगी तो इनसाइड वाले में मिलेगी। तो व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड बी आउटसाइड द टॉराइड। टॉराइड के आउटसाइड पूछा है तो कुछ तो कैलकुलेट ही नहीं करना, ऑप्शन जाएगा ऑप्शन नंबर 0। टॉराइड एक ऐसी डिवाइस होती है जिसके इनसाइड तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड मिलती है, मतलब आउटसाइड मतलब चाहे ये रीजन हो चाहे ये रीजन हो, मतलब कोर के अलावा कोई भी रीजन हो, मैग्नेटिक फील्ड क्या मिलती है, 0। अब देखो क्यों 0 मिलती है। देखो अगर तुम्हें सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर याद हो, अगर बच्चे तुम्हें सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर याद हो, कहाँ बनाया, कहाँ बनाया, ये देखिए सोलेनॉइड का स्ट्रक्चर, ये फील्ड बाहर निकल रही थी फिर फैल रही थी, बाहर निकलने के बाद फैल जा रही थी। अब अगर मैं इनको बाहर निकलने ही ना दूं, ये बाहर निकल के फैल रही थी, दोनों एंड जोड़ दिए तो कभी बाहर ही नहीं निकलेंगे तो फैलेंगी नहीं, तो हर जगह फिर फील्ड क्या मिलेगी, 0। यही आइडिया आ जाता है तुम्हारा सोलेनॉइड के साथ। सोलेनॉइड से कभी मैग्नेटिक फील्ड बाहर निकलती ही नहीं, इसलिए फैलती ही नहीं, फैलती ही नहीं तो बाहर वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड हमेशा क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। मतलब इस रीजन में भी 0, इस रीजन में भी 0, सिर्फ मिलेगी तो कहाँ पे, इस वाले रीजन में मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 4 दैट इज 0। कंफर्टेबल है दोस्त, कंफर्टेबल है दोस्त सभी बच्चे। चलिए नेक्स्ट सवाल फ्रॉम एम्स 2015, फ्रॉम एम्स 2015। फॉर टॉराइड ऑफ मीन रेडियस इतना 20 सेंटीमीटर, टर्न्स 240 and a current of 2 ampere, what is the value of magnetic field within the toroid। तो देखो भाई निकालो तुम लोग एम्स 2015 से। मैंने कहा टॉराइड और सोलेनॉइड का फॉर्मूला सेम जाएगा, बस एन निकालने की फाइट है। मीन रेडियस दे रखा है 20 सेंटीमीटर, मतलब 20/100 दैट इज इक्वल टू 0.2 मीन्स, ठीक है। टर्न्स 240 है, करंट 2 एम्पियर है, तो स्मॉल एन का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ मतलब 2 पाई आर मीन आर स्मॉल आर हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ टर्न्स 240 अपॉन 2 इंटू पाई इंटू आर मीन सॉरी 0.2 मतलब 2/10। क्लियर है। 2 2 जा 4, 4 से अगर 24 को काटोगे तो 6 4 जा, तो 600 अपॉन पाई। नंबर डेंसिटी किसके बराबर आ गई, 600/पाई। कंफर्टेबल है। फॉर्मूला पूछ दीजिए, B इजिकल्स टू म्यू नॉट, स्मॉल एन कितना आ गया 600/पाई इंटू करंट कितना है 2। म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 600/पाई इंटू 2। कंफर्टेबल है, कंफर्टेबल है। अब कॉपी करते हैं, काटा पेटी मचाते हैं। काटा पेटी मचाएंगे देखो पाई से पाई कट जाएगा, 4 6 जा 24, 24 इंटू 2 48, कितना आ गया 00 इंटू 10⁻⁻7। तो ये कितना आ गया बच्चे 4.8 इंटू 10⁻⁻⁻
-4 टेस्ला। 4.8 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। तो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 1 कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है। कितना आ जाएगा? 4.8 इंटू 10⁻4 टेस्ला। कंफर्टेबल है? ठीक है। तो इसी तरीके के बहुत सिंपल से सवाल आते हैं एम्पियर्स लॉ पे, टॉरॉइड पे एंड सोलेनॉइड पे, जिसको आप बहुत इजीली कर सकते हैं। ये जो आज बच्चे मैंने पढ़ाया है, इसका जो आपको प्रैक्टिस सेशन है, प्रैक्टिस सेशन कंप्लीटली फ्री है अनअकैडमी के ऐप पे, अनअकैडमी ऐप पे इन द फॉर्म ऑफ स्पेशल क्लास, जिसके लिए, जिसको देखने के लिए आपको एक अनलॉक कोड यूज़ करना पड़ेगा। अनलॉक कोड है ASLIVE। फ्री क्लास है, बस अनलॉक कोड डालना पड़ेगा AS लाइव। इसका लिंक, अब आप कहोगे सर लिंक कहाँ मिलेगा? बेटा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा प्रोफाइल दे रखा है, वहाँ से मिल जाएगा। बाकी आप टेलीग्राम पे फिजिक्स 101 ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे फिजिक्स 101 ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम पे फिजिक्स 101 ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे इस प्रैक्टिस सेशन का लिंक मिल जाएगा। 9 PM पे होगा। कई ढेर सारे क्वेश्चंस जो होंगे इस सेशन से रिलेटेड मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, जिससे आपकी जो अंडरस्टैंडिंग होगी सब्जेक्ट को लेके काफ़ी अच्छी डेवलप होगी और आप बहुत ईजिली क्वेश्चंस को कर पाएंगे। कंफर्टेबल दोस्त? चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड आई विल रिकमेंड यू गाइज टू ज्वाइन अनअकैडमी प्लस। अनअकैडमी प्लस का सब्सक्रिप्शन लें, जरूरी सर्टनली आपकी काफ़ी हेल्प होने वाली है। आपके मार्क्स उससे काफ़ी इम्प्रूव करेंगे, आपको डाउट्स बहुत इजीली रिजॉल्व होंगे और बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे प्लस पे जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो बच्चों को पढ़ाने के साथ साथ होमवर्क मिलता है, मॉड्यूल्स मिलती है, वो सॉल्व करते हैं। हर तीसरा लेक्चर के बाद चौथा लेक्चर डाउट होता है, उसमें डाउट के डिस्कशंस होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो जो आपने प्रैक्टिस करी है, जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, वो अगर डिस्कस होंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर फीस की बात कर दूं, अभी भी जो 2021 एस्पिरेंट है, 2021 जो एस्पिरेंट्स हैं, जो अपने 2021 एस्पिरेंट हैं, 2021 के एस्पिरेंट हैं, उनके लिए 6 मंथ का फीस है 28,000। 2022 के लिए ये है 12 मंथ एंड 24 मंथ, जिसमें 38,500 1 साल की है। 2 साल का कंप्लीट 56,000 है। अगर वही बच्चे मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS लाइव यूज़ करते हैं, आप लोग क्या चाहिए बच्चे, मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS लाइव यूज़ करते हैं, तो वही 6 मंथ की फीस आपको 25,200 पड़ेगी आफ्टर द डिस्काउंट। 12 मंथ की फीस 34,650 पड़ेगी आफ्टर डिस्काउंट एंड 24 मंथ मतलब 2 ईयर की फीस 50,400 पड़ेगी आफ्टर द डिस्काउंट, अप्लाइंग माई डिस्काउंट कोड AS लाइव। कंफर्टेबल है? कंफर्टेबल है दोस्त? और साथ ही साथ अगर मैं आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन, जिसमें आपको मैंने बताया था कि पर्सनल कोच भी मिलते हैं, उसमें 6 मंथ की फीस 38,000 है, 12 मंथ की फीस 65,000 है, 24 मंथ मतलब 2 ईयर की फीस 1 लाख रुपीज़ है। अगर आप लोग मेरा सब्सक्रिप्शन कोड ASLIVE यूज़ करते हैं तो आपको बच्चे यही 6 मंथ की फीस 34,200 की पड़ेगी, 12 मंथ की फीस आपको 58,500 की पड़ेगी एंड 24 मंथ की फीस AS 90,000 पड़ेगी। कब? जब आप मेरा सब्सक्रिप्शन कोड AS लाइव लगाते हैं। कंफर्टेबल है? दैट्स ऑल फॉर टुडे। मिलते हैं बच्चों शाम को 9 बजे एक शानदार से सेशन, प्रैक्टिस सेशन ऑन द एम्पियर्स लॉ, सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड। ठीक है, तब तक के लिए दोस्तों टाटा, बाय बाय, जय हिंद।